तो ये सेल्फ इंटरैक्टिंग एनर्जी था एक कंडक्टिंग स्फीयर का, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, और एक कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का अगर मैं आपको कॉम्बिनेशन दे दूं तो सिस्टम का। आप जब लिख ले तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद। सो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल सब कंप्लीट हुआ। अब कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटर की शुरुआत कंडक्टर से हुई। कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो मटेरियल्स हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज बाकी सबसे बिल्कुल अलग होती है। सो कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टीज बाकी मटेरियल से अलग हो जाएंगी। जैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स की बाकी मटेरियल से अलग होती है? तो मैं किसी प्रॉपर्टी को डिराइव नहीं करूंगा, रिजल्ट लिखते हुए चलेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपने एक कंडक्टर लिया ऑफ एनी शेप और साइज, किसी भी आर्बिटरी शेप और साइज का आप कंडक्टर ले लीजिए, आप जो भी चार्ज इस कंडक्टर को देंगे वो सारा का सारा चार्ज कंडक्टर की आउटर सरफेस पर होगा। सारा चार्ज सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर की आउटर सरफेस पर जाएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा। तो आप कह सकते हैं चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज। कोई भी चार्ज आपको इनसाइड द कंडक्टर नहीं मिलेगा, सारा चार्ज आपको कंडक्टर की आउटर सरफेस पे मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो जो भी आपको चार्ज मिलेगा वो सारा का सारा चार्ज आपको कंडक्टर की आउटर सरफेस में मिलेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। अगर आपने एक कंडक्टर ले लिया, आपने इसे चार्ज दिया, वो सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पर है, क्यू इनसाइड कुछ नहीं है, क्यू इनसाइड इज जीरो। अब देखिए, अगर क्यू इनसाइड जीरो है और आप गॉस लॉ लगाओ, तो गॉस लॉ कहता है ई इनसाइड डॉट ds इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो होता है गॉस लॉ, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड जीरो तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि ई इनसाइड जो होगा, दैट ई इनसाइड इज। तो अगर एक कंडक्टर है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनसाइड आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है तो कहां एग्जिस्ट करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, इनसाइड नहीं है। कंडक्टर की सरफेस पर फील्ड एग्जिस्ट करेगी। कंडक्टर की सरफेस पर जब आप फील्ड कैलकुलेट करेंगे, सरफेस सरफेस ऑफ कंडक्टर पर फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो अगर आपने एक कंडक्टर ले लिया, मान लीजिए किसी, मैं रैंडम शेप इसीलिए ड्रॉ कर रहा हूं कि अगर ये रिजल्ट्स किसी भी रैंडम शेप के लिए वैलिड है तो ये रिजल्ट्स फिर स्फेयर के लिए, शीट के लिए, सबके लिए वैलिड है। तो यहां पर ई इनसाइड जीरो है, चार्ज भी इनसाइड जीरो होगा, सारा चार्ज आपको मिलेगा ऑन द आउटर सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको जो मिलेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगी आपको ओनली ऑन द आउटर सरफेस। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं जाएगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ओनली ऑन द आउटर सरफेस आपको, एंड दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सरफेस पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
अगर आपको याद हो तो ये रिजल्ट नहीं सिग्मा बाय 2 नहीं होगा, सिग्मा बाय 2 तो शीट की एक साइड की वजह से होता है। पूरा कंडक्टर है तो हमेशा सरफेस पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो असल में होता क्या है, अगर ये कंडक्टर है ना, क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो इसे जरा देख लो, थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ता है इसके लिए। ये कंडक्टर है, वो कहता है यहां पर ना एक होल कर दिया, एक कट लगा दिया, एक होल कर दिया, कैविटी कर दिया। कैलकुलेट फील्ड ड्यू टू कैविटी और होल। ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो सिर्फ इस होल की वजह से कंडक्टर की सरफेस पर जो फील्ड होगी, दैट फील्ड वुड बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं फिर कह रहा हूं, ये पूरा कंडक्टर नहीं, एक होल कट कर दिया, सिर्फ होल की वजह से फील्ड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो फैक्ट है कि अगर आपने पूरा कंडक्टर लिया तो सरफेस पर फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आपने पूरे कंडक्टर की जगह कंडक्टर में एक होल कट करके ले लिया, तो उस होल की वजह से जो फील्ड होगी, दैट फील्ड वुड बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो देखिए उसका वजह क्या? इस चीज को आप शो कैसे करेंगे अगर आप प्रूफ करना चाहें? ये कर लो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो क्या पता कहां इसकी जरूरत पड़ता है। मान लीजिए एक स्फीयर दिया एंड कंसिडर इट एज अ सॉलिड स्फीयर। कंसिडर दिस एज अ सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर। मैं आपसे कहता हूँ सॉलिड स्फीयर में मैंने एक कैविटी कर दी, अब इतना ना पोर्शन काट कर अलग कर दिया। अभी जो कैविटी करी है ना, मैं कह रहा हूँ बताओ यार, और इस पूरे कंडक्टर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऑन द आउटर सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। मैं कहता हूँ तुम्हें ये तो पता है कि पूरे कंडक्टर की वजह से फील्ड क्या होगी, मुझे बता दो इस कैविटी की वजह से फील्ड कितनी। पूरे कंडक्टर की फील्ड तो जानते हो, तो कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मुझे बता दो इस कैविटी की वजह से फील्ड कितनी है। तो देखो उसके लिए बड़ी आसान सी कैलकुलेशन, जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे फर्स्ट चैप्टर में आखिर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है एडिशन। बड़ी सीधी सी कैलकुलेशन है। आप क्या करो, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, क्या दो कैविटी एक सिस्टम है, रेस्ट ऑफ द कंडक्टर दूसरा सिस्टम। तो सिस्टम नंबर 1 का नाम है कैविटी, सिस्टम नंबर 2 का नाम है रेस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द कंडक्टर। सो अगर आप यहां पर फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ फील्ड कॉल कौन जनरेट करेगा? कैविटी भी जनरेट करेगा, रेस्ट ऑफ द कंडक्टर भी जनरेट करेगा। कैविटी जो जनरेट करेगा वो E1 है, रेस्ट ऑफ द कंडक्टर जो जनरेट करेगा वो E2 है। कैविटी ने जो फील्ड जनरेट करी दैट्स E1, रेस्ट ऑफ द कंडक्टर ने जो फील्ड जनरेट करी दैट्स E2। अब अगर आप इनसाइड लोगे ना, तो इनसाइड अगर कैविटी की फील्ड इस डायरेक्शन में, तो रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी तो नेट फील्ड इनसाइड जीरो आएगी। तो कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, पहले कहते हैं ई इनसाइड जीरो। ई इनसाइड क्या होगा? E1 और E2 को सब्ट्रैक्ट कर कर विच इज जीरो। तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हो E1 इज इक्वल टू E2। फिर वो कहता है अच्छा सरफेस पर बताओ, सरफेस पर जो फील्ड होगी दोनों को ऐड करने के बाद आप जानते हैं सरफेस पर कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। E1 और E2 इक्वल, तो इसे आपने लिख दिया 2E1 है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से तुमने लिख दिया कि भाई E1 है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो जो रिजल्ट मैंने लिखा था यहाँ, वो बेसिकली ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, आपके पास कभी भी आ सकता है क्वेश्चन, लिख लीजिए इतना। ये लिखिए, जब आप इतना लिख ले तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है कंडक्टर्स की जिसे आप कैपेसिटर्स में बहुत यूज करेंगे, और जो लोग ग्रेविटेशन की क्लास में आ रहे हैं तो सब कुछ ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैट में मैच करता है, बस कंडक्टर जैसा कुछ नहीं होता। ग्रेविटेशन में ना आपको कंडक्टर का एनालॉग नहीं मिलेगा कुछ। भाई आप लिख लो तो बताना मुझे, हाँ इसको रब करते हैं और प्रॉपर्टीज देखें।
ये लिख लिया आपने, रब करूं से? चलो भाई इसको लिख लो। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब आपको अगर पोटेंशियल देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो पूरे कंडक्टर की सरफेस पर कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा इट्स कांस्टेंट थ्रू आउट बॉडी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की पूरी बॉडी पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इट्स हैव सेम वैल्यू ऑन सरफेस एंड इनसाइड। मीन्स अगर ये एक कंडक्टर का पीस है, सॉलिड मान लीजिए आप, ये कंडक्टर है, अगर सॉलिड हॉलो कुछ भी ले लो, अगर ये कंडक्टर है तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इसे आपने कंडक्टर ले लिया और आपने इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चार्ज जाएगा सर आउटर सरफेस पर। अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल V1 है तो अंदर भी पोटेंशियल V1 होगा, सेंटर पर भी पोटेंशियल V1 होगा, हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल चेंज नहीं होता। मुझे बताओगे, मान लो अगर सरफेस पर और इनसाइड सेम ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा? तो बता सकता है मुझे कि अगर सरफेस का पोटेंशियल और इनसाइड पोटेंशियल सेम ना हो तो तुम्हारे कंडक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा? कौन सी प्रॉपर्टी पर इफेक्ट पड़ेगा अगर सरफेस और इनसाइड नहीं आएगी? वेरी गुड, आजम का आंसर सही है, और दो लोगों का आंसर आया वो सही है। और किसी का? मदिया, फौजिया, मेघना, भावल, सोचो। भाई देखो, अगर पोटेंशियल सेम ना हुआ तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? चेंज इन पोटेंशियल बाय सेपरेशन, यही तो होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर फील्ड। अगर पोटेंशियल सेम नहीं हुआ तो कुछ चेंज आ जाएगा। चेंज आने का क्या मतलब है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो जाएगी। तो याद रखिए, अगर कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल सेम नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। So if potential अगर कंडक्टर के अंदर इज नॉट कांस्टेंट, अब ये सब ना याद रखा करो, अगर ऐसा नहीं हुआ then field would exist। बट आप जानते हो अंदर फील्ड नहीं होती, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। भाई बताओ, ये आई प्रॉपर्टी आप सबके समझ में? ओके, आ रहा है कुछ कुछ। चलिए, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है,
अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैंने आपको एक कंडक्टर दे दिया, किसी भी रैंडम शेप और साइज का कंडक्टर दे दिया, ये जरा सोचने वाली चीज है कि ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर में सारा चार्ज सरफेस पर है, सरफेस पर एक फील्ड होगी जिस फील्ड का नाम है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये फील्ड है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मुझे ये बताइए, क्या इस फील्ड की वजह से कंडक्टर के ऊपर कोई प्रेशर होगा? भाई फील्ड है, चार्ज भी है, क्या कोई प्रेशर एक्ट कर रहा होगा कंडक्टर? ऐसे सोचना, फील्ड है तो शायद फोर्स होगी, फोर्स है अगर तो प्रेशर हो सकता है। आपको क्या लगता है इस फील्ड की वजह से क्या कंडक्टर की अपनी सरफेस में कुछ प्रेशर एक्ट करता है? ओके, मेघना का कुछ आंसर आया बट वो गलत है। उसके अलावा धावल का भी गलत है और अलमास का सही है। अलमास का सही है, मदिहा का सही है। भाई देखो, ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है ना कंडक्टर के ऊपर, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगा। ये सब एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगा और रिपल्जन की वजह से ये टूट जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा ना, दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर एक्ट करता है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, मैं डिराइव तो नहीं करूंगा लेकिन याद रखना, प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और ये आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, where E is electric field on the surface of conductor, where E is electric field on surface of। तो अगर एक कंडक्टर है उसकी सरफेस पे कुछ प्रेशर एक्ट करता है विच इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो याद रखिएगा, एक प्रेशर एक्ट करेगा कंडक्टर के ऊपर। अच्छा, ये एक्सप्रेशन किसी और चीज के लिए याद है आपको? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, कोई और याद है कोई टर्म जिसके लिए एक्सप्रेशन आता है? आप पढ़ा पढ़ाया भूल गए। हाँ हाँ, कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी का यही एक्सप्रेशन होता है। यस, अलमास को याद था, आजम को याद था, बस। तो भाई अगर एनर्जी डेंसिटी चाहिए ना आपको किसी कंडक्टर के लिए, एनर्जी डेंसिटी फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए अगर एनर्जी डेंसिटी चाहिए, इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे ऐसे लिखेंगे, दिस इज एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी बाय वॉल्यूम आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो जो आपने कैपेसिटर के लिए लिया था वो कंडक्टर के लिए भी वैल्यू है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेसिक बेसिक कंडक्टर्स की जो आपको याद होनी चाहिए, लिख लीजिए। इन्हें हमने न्यूमेरिकल्स में पहले भी यूज किया, तो इसके ऊपर एज सच कोई नया न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, यही फैक्ट्स हैं, इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस लिख सकते हैं। लिखिए, फिर कैपेसिटर स्टार्ट करें। इतना लिख लीजिए, फिर कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। लिखा है इतना आपने? अच्छा, एक तो मैं, ठीक है, माइक ऑन करो। अच्छा, अब अगले जो 10 मिनट हम पढ़ेंगे ना उसमें डिस्कशंस बहुत होते हैं, तो जहां आपको परेशानी आए वहां पूछिएगा। कैपेसिटर, कैपेसिटर का मतलब आप सब जानते हो ना, कैपेसिटर का क्या मतलब है, और कैपेसिटर तो चलो बाद में पढ़ेंगे, पहले कैपेसिटेंस पढ़ो। कैपेसिटेंस का क्या मतलब है? कैपेसिटेंस इज चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। कैपेसिटेंस इज चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी
ऑफ अ कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। अब एक बात बताओ, चार्ज को होल्ड करने का मतलब क्या है? चार्ज को होल्ड करने का ऐसा मतलब है कि मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर कहते हैं ना, पानी की, हर कंटेनर की पानी को होल्ड करने की, लिक्विड होल्ड करने की कैपेसिटी है कि कंटेनर में लिक्विड भरता गया, कंटेनर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और उसके बाद जाकर उससे पूरा भर गया। अब दूंगा तो लिक्विड लीक करना शुरू कर देगा। क्या ऐसे ही चार्ज भी भरा जाता है? अगर मैं कह रहा हूँ एक कंडक्टर की कैपेसिटी, ऑब्वियसली वो कैपेसिटी फाइनाइट होगी। क्या मतलब है उस फाइनाइट कैपेसिटी का? कि मैंने कंडक्टर लिया, उसमें चार्ज भरता चला गया, एक टाइम आएगा जब वो पूरा भर जाएगा चार्ज से, तो उसके बाद चार्ज बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। क्या यही समझ में आता है आप लोगों को, या कुछ और? अरे बताओ, देखो माइक भी ऑन किया हुआ है मैंने पूरा, कोई कुछ नहीं बताएगा? अच्छा यही बता दो, यही समझ में आता है या कुछ और समझ में आता है? इतनी तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने कैपेसिटेंस पहली बार सुना होगा। कैपेसिटेंस सुनते हुए आ रहे हैं, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। कंडक्टर लिया, उसमें चार्ज भरते चलेगा, जब पूरा चार्ज से भर गया कंडक्टर तो फिर चार्ज बाहर आने लगा, लीकेज शुरू हो गया। कैपेसिटी मतलब है जितना चार्ज हम भर सकते हैं। अभी फौजिया, क्या समझ में आता है? यही समझ में आता है? फौजिया को कुछ समझ में नहीं आता। नबीला, अच्छा आता है, चलिए यही समझ में आता है। नबीला, यही समझ में आता है कि कंडक्टर लिया, उसमें चार्ज भर दिया, जब पूरा भर गया तो बाहर आ जाएगा। बहुत सिंपल पिक्चर है, ऐसी होती है। देखिए, अगर आप बिल्कुल जैसे लिक्विड है ना, उसी की तरह अगर आप चार्ज को भी समझ रहे हो तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जिसे हम चार्ज कहते हैं वो कोई पार्टिकल नहीं है, कोई मैटर नहीं है, लिक्विड मैटर है। जिसे आप चार्ज कह रहे हो वो मैटर नहीं है। अगर आप सोचें कि अगर हम लिक्विड को जैसे किसी कंटेनर में भरते हैं, उसी चीज को अगर आप चार्ज के लिए समझ रहे हो, तो सॉलिड कंडक्टर को चार्ज देने का क्या मतलब है? अगर आप ये समझते हैं कि कंडक्टर लिया और उसमें चार्ज भरते चले गए, तो एक सॉलिड कंडक्टर में चार्ज रखने का क्या मतलब है? तो ऑलरेडी भरा हुआ है भाई, सॉलिड का मतलब ही इसके अंदर जगह ही नहीं है, इसमें आप चार्ज कैसे दोगे? तो पहली चीज ये लिक्विड और चार्ज वाली एनालॉजी भूल जाओ। चार्ज पार्टिकल नहीं है, चार्ज प्रॉपर्टी है। चार्ज ऐसे नहीं भरता जैसे आप कंडक्टर को भरते चले जा रहे हैं, ये कंटेनर में लिक्विड भरते चले जा रहे हो, ऐसे चार्ज नहीं भरा कर। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो जाए कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी नॉट अ पार्टिकल। पता है, अगर आप ये कह रहे हो ना कि कंडक्टर में आपने चार्ज भर दिया, तो ये कुछ ऐसा ही है कि मैं आपसे कहूं कि मैंने एक ग्लास को वाटर के कलर से भर दिया, पानी से नहीं भरा, पानी के कलर से भर दिया। कोई सेंस बनेगा स्टेटमेंट का? अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक ग्लास लिया मैंने पानी का, उसे पानी से नहीं भरा है, उसे मैंने पानी के कलर से भर दिया, या मैंने उसे पानी की डेंसिटी से भर दिया। मतलब डेंसिटी मैटर है या डेंसिटी प्रॉपर्टी है? डेंसिटी प्रॉपर्टी है, चार्ज प्रॉपर्टी है, चार्ज पार्टिकल नहीं है। आप ऐसा ना समझो कि मैंने चार्ज भर दिया तो मैंने कुछ पार्टिकल ले जाकर भर दिया। भाई अगर एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं? अगर मैं कह रहा हूं एक स्फेयर लो और उसे पॉजिटिवली चार्ज कर दो, तो आप क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन एक एक कर कर उस स्फेयर में भरते हो, या एक एक कर कर इलेक्ट्रॉन उस स्फेयर से बाहर निकालते हो? क्या करते हैं बताइए? इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं ना। अगर ये पार्टिकल होता तो रिमूव क्यों करते? भरने के लिए ऐड करते चले जाते हैं। तो पहली चीज ये कि चार्ज, किसी चीज को चार्ज करना और किसी चीज में लिक्विड भर देना एक चीज नहीं होता है, चार्ज प्रॉपर्टी। अब
जब ये प्रॉपर्टी है तो इसकी लिमिट क्यों है भाई? ऐसा क्यों है कि इसकी लिमिट है कि इस लिमिट के बियॉन्ड आप बॉडी को चार्ज नहीं दे सकते, उससे ज्यादा आप चार्ज दोगे तो चार्ज का लीकेज शुरू हो जाएगा। तो उस चीज को समझने के लिए, अरे उसको समझने के लिए आपको कुछ टर्म समझनी होगी। तो अब ये बस ये क्वेश्चन उठाना था मेरा, तो अब ये क्वेश्चन उठा आप लोगों के दिमाग में कि फिर चार्ज की किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी का क्या मतलब है? जब चार्ज कोई पार्टिकल ही नहीं है तो एक लिमिट से ज्यादा हम उस कंडक्टर को एक प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, इसका मतलब क्या होगा? तो अगर ये आप क्वेश्चन आपके जहन में उठ गया तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ टर्म्स आनी चाहिए। जैसे एक आता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड, चलिए पहले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या? डाइलेक्ट्रिक तो आप जानते हैं भाई, डाइलेक्ट्रिक कैसे मटेरियल होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स आर कंडक्टिंग मटेरियल और दे आर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक्स, हाँ जी जरा बता दो, डाइलेक्ट्रिक्स कैसे मटेरियल्स हैं? दे आर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग? डाइलेक्ट्रिक्स नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं ना, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स को कंडक्टिंग बनाया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग हो जाए, जैसे एयर है, एयर इज अ डाइलेक्ट्रिक। रुक जाओ, फिर मैं डाइलेक्ट्रिक ही पहले डिस्कस करता हूँ, फिर आऊंगा यार, बहुत ढंग से समझना सारी चीजें। डाइलेक्ट्रिक पर आते हैं, चलिए जरा 5-10 मिनट अब फिर सुनेंगे आप। डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल है जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को कंडक्ट नहीं कर सकते, दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। डाइलेक्ट्रिक्स डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे डोंट कंडक्ट। भाई ये काम तो इंसुलेटर्स में भी होता है, इंसुलेटर्स में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इंसुलेटर्स भी कंडक्ट नहीं करते। तो मुझे कोई बताएगा फर्क क्या है डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर्स में? लाइक वुड और एयर में फर्क क्या है? दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दोनों कंडक्ट नहीं करते। अलमास का आंसर सही है। और कोई बताएगा मुझे फर्क क्या है डाइलेक्ट्रिक में और इंसुलेटर में? देखिए, डाइलेक्ट्रिक्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, डाइलेक्ट्रिक्स कंडक्ट नहीं करते, लेकिन बट दे ट्रांसफर इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्रू इंडक्शन। डाइलेक्ट्रिक्स में ना इंडक्शन होता है, इंसुलेटर्स में इंड्यूस चार्ज नहीं आएगा, इंडक्शन नहीं होगा इसमें। क्या होता है, आपने मान लीजिए एक कंडक्टर लिया, बीच में एयर है, मतलब यहां पर आपने एक कंडक्टर लिया, बीच में एयर है, इसमें कुछ चार्ज दिया, और यहाँ एक कंडक्टर और रखा हुआ है, तो यहाँ पर इस कंडक्टर तक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो एयर के थ्रू इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसफर हो गया, इस चार्ज का इफेक्ट यहाँ तक पहुंच गया, किसके थ्रू पहुंचा? एयर के थ्रू, इंड्यूस हो गया, तो ये डाइलेक्ट्रिक था। अगर ये इंसुलेटर होता तो इंड्यूस भी नहीं करने देता। लाइक आपने एक कंडक्टर लिया, दूसरा कंडक्टर लिया, और बीच में आपने मान लीजिए रबर डाल दी, रबर इज अ इंसुलेटर, इंड्यूस भी नहीं होने देगा। तो ये फर्क है डाइलेक्ट्रिक्स में। अब एग्जांपल्स क्या क्या होंगे डाइलेक्ट्रिक के? एयर डाइलेक्ट्रिक है, पेपर जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक है, माइका जो होता है ये एग्जाम्पल है डाइलेक्ट्रिक का, ग्लास डाइलेक्ट्रिक है, ये सब डाइलेक्ट्रिक एग्जाम्पल। अब आप डाइलेक्ट्रिक को भी फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। आप कहते हैं भाई डाइलेक्ट्रिक्स भी दो तरह के हैं। एक वो डाइलेक्ट्रिक है जिस डाइलेक्ट्रिक को आप कहोगे नॉन पोलर। नॉन पोलर कहने का मतलब है कि इस डाइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर जाएगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए कैसे सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करेगा। लाइक मैं आपसे कहता हूँ हाइड्रोजन ले लो, सिर्फ एच ले लो। अगर आप एच या H2 ले लीजिए, H2 मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता कि किसी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह रहता है, सेंटर एक ही जगह है, इसका मतलब है कि इसका कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं हो। तो इसमें पॉइंट्स में जो आप याद रख सकते हो, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं।
सेंटर ऑफ पॉजिटिव, और जो नेगेटिव चार्ज होगा ये कोइंसाइड कर देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर देगा। डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। नॉन पोलर लिखने का मतलब यही है, डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। ई जीरो हो गया। नॉन पोलर के बाद दूसरा होता है विच इज पोलर डायलेक्ट्रिक। पोलर डायलेक्ट्रिक्स में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स अलग अलग होते हैं, कोइंसाइड नहीं करते। सेंटर जो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, ये कोइंसाइड नहीं करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता। डाइपोल मूवमेंट इज नॉन जीरो। तो इसमें कुछ डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा, P इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके अगर आप एग्जांपल्स पे जाएंगे तो H2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, इसके आप एग्जांपल्स में जाएंगे तो HCl मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये डाइलेक्ट्रिक्स है, वो मटेरियल्स हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कंडक्शन नहीं हो सकता, बट इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इंडक्शन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं, इन्हें हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। इतना लिख लीजिए। भाई ये समझने के लिए कि कैपेसिटर की कैपेसिटी क्यों फाइनाइट होती है, कंडक्टर की कैपेसिटी क्यों फाइनाइट होती है, आपको ये चीजें दिखनी चाहिए। चलिए लिख लिया आप लोगों ने इतना। नेक्स्ट देखिए, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन समझिए। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, अच्छा एयर जो है, एयर नॉन कंडक्टिंग होता है। जो एयर है, एयर इज नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग होती है ना एयर। अब एक बात बताओ, अगर मैं एयर को आयंस में ब्रेक कर दूं, भाई एयर में भी तो क्या है, मॉलिक्यूल्स ही तो हैं, अगर मैं उन्हें आयंस में ब्रेक कर दूं, पॉजिटिव मॉलिक्यूल अलग कर दूं, नेगेटिव अलग कर दूं, अब बताओ मुझे, एयर अब भी नॉन कंडक्टिंग रहेगी या एयर अब कंडक्टिंग हो जाएगी? अगर मैं एयर को मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दूं तो क्या अब भी एयर नॉन कंडक्टिंग होगी या कंडक्टिंग हो जाएगी? एयर कंडक्टिंग हो जाएगी, है ना। इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को अलग कर देते हैं, लाइक एयर में ही पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आप अलग कर देते हैं तो एयर कंडक्टिंग हो जाएगी, उसे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर ब्रेकडाउन होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहां से आ गई, ये सुनिए। भाई अगर एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और मान लो एयर छोड़ो यार, HCl ले लो, HCl के पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग करने के लिए कुछ तो फोर्स लगानी होगी, अपने आप तो नहीं चला जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव को अलग करने के लिए फोर्स लगाओगे, वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस वैल्यू के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की उस वैल्यू को आप क्या कहोगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है आपके पास, ये मॉलिक्यूल है,
पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ है, डाइलेक्ट्रिक है, नॉन कंडक्टिंग है। तुमने क्या किया, यहाँ पर फील्ड लगा दी, फील्ड ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में पुश किया और नेगेटिव चार्ज को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर दिया। फील्ड अप्लाई करी, पॉजिटिव चार्ज को एक डायरेक्शन में धकेल दिया, नेगेटिव चार्ज को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर दिया। तो जैसे जैसे तुम फील्ड इंक्रीज करोगे ये फोर्स बढ़ेगी। फील्ड की जिस वैल्यू के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव टूट जाएगा, फील्ड की उस वैल्यू को आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। और जब डाइलेक्ट्रिक टूट जाएगा तो उसे आप कहोगे उस फिनोमेना को डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मींस, इसको ऐसे, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का क्या मतलब है, इट्स ब्रेकिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल, ये पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ब्रेक कर जाना ही डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहलाता है। और फील्ड की जिस वैल्यू के लिए ये काम होता है उसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। सो वैल्यू ऑफ फील्ड, value of electric field at which dielectric breaks down is dielectric strength. तो वो फील्ड की वैल्यू जिस वैल्यू के लिए डाइलेक्ट्रिक टूट जाएगा दो पार्ट्स में उसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। और डाइलेक्ट्रिक का दो पार्ट्स में टूट जाना, इस फेनोमेना को डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। एयर के लिए इसकी वैल्यू याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 into 10 raised to the power 6 वोल्ट पर मीटर। कि अपने आप अगर आपने एयर में इससे ज्यादा फील्ड अप्लाई कर दी तो एयर आयोनाइज हो जाएगी। भाई लाइटनिंग के टाइम पर होता है ना, जब लाइटनिंग होती है तो एयर कंडक्टिंग हो जाती है। लाइटनिंग का फ्लैश क्लाउड से लेकर अर्थ तक एयर के थ्रू ही तो आता है। तो उतनी हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड क्लाउड्स में प्रोड्यूस होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी एयर को आयनाइज कर देती है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो जाता है। तो आयनाइज्ड एयर से ऊपर से लेकर नीचे तक लाइटनिंग गिर जाती है। तो ये एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। इतना लिखिए और लिख लो तो बताओ मुझे। यहीं से, इसी जगह से आपका निकलना शुरू होगा कि कैपेसिटी क्यों फाइनाइट होती है, कैपेसिटेंस क्या चीज है। भाई आप लिख लीजिए तो बताइए मुझे। चलिए ये लिख लिया, गुड। नेक्स्ट लिखिए। अब अगर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन समझ में आ गया, आपके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया, अब आप कैपेसिटेंस समझ सकते हो। अच्छा, अब आप समझो लीकेज ऑफ चार्ज। लीकेज ऑफ चार्ज, लीकेज ऑफ चार्ज। भाई देखिए, आपने क्या किया, आपने किसी भी शेप का आप एक कंडक्टर लिया है, इज अ कंडक्टर ना, इस शेप का कंडक्टर, और आपने इस कंडक्टर को चार्ज देना शुरू किया। जब आप इस कंडक्टर को चार्ज देंगे तो इस कंडक्टर की कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी ना। आप चार्ज देते चले जाओ कंडक्टर को, इसकी कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी बिल्डअप होती चली जाएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी है कंडक्टर। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि इस कंडक्टर की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो मैं रेड से शो कर रहा हूं ना, ये एयर मॉलिक्यूल्स है, ये सब एयर मॉलिक्यूल, ये सब एयर मॉलिक्यूल, रेड से सब एयर मॉलिक्यूल, ये सब एयर मॉलिक्यूल। तो अगर आप यहाँ ढंग से देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है मॉलिक्यूल्स पर फोर्स लगेगी।
जैसे जैसे ये फील्ड स्ट्रांग होगी वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स पर फोर्स स्ट्रांग होती चली जाएगी। अगर ये फील्ड इन मॉलिक्यूल्स की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल हो गई, व्हेन ई अप्रोच, जब ई अप्रोच करेगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग एयर। अब बताओगे मुझे, अब आपकी एयर कैसी रहेगी, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? अभी बताओ। जैसे ही कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाएगी, तो आपकी एयर कैसी रहेगी, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग रहेगी? अब भी यस, एयर बिकम्स कंडक्टिंग। अब एक बात बताइए, अगर एयर कंडक्टिंग हो गई तो क्या लगता है आपको, क्या इस चार्ज को अपने साथ लेकर जाना शुरू करेगी एयर? तो यहाँ भी तो एयर मॉलिक्यूल्स हैं इस कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में। क्या ये एयर मॉलिक्यूल चार्ज को अपने साथ लेना शुरू करेगा? देखो भाई, बिल्कुल ये कंडक्टिंग एयर मॉलिक्यूल अपने साथ चार्ज को ले जाना शुरू करेगा। तो आपको क्या लगेगा कि भाई चार्ज का लीकेज शुरू हो गया? नो, लीकेज ऑफ चार्ज स्टार्ट। ये है लीकेज ऑफ चार्ज। वाटर जब भरता है तो आप कंटेनर के अंदर पानी भरते चले जाते हैं, जब पूरा भर जाता है तो ओवरफ्लो करता है। वो वाटर का ओवरफ्लो था, दैट वाज लीकेज ऑफ वाटर। बट द लीकेज ऑफ चार्ज इज डिपेंड्स अपॉन द ब्रेकडाउन ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो यहाँ आपका सराउंडिंग मीडियम का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसकी वजह से चार्ज का लीकेज शुरू हो जाता है। अब चार्ज का लीकेज शुरू हो जाता है। तो अब जरा सोचने वाली चीज है कि जो भी कैपेसिटेंस है या कैपेसिटी जो है कंडक्टर की, वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि भाई किस फील्ड की वैल्यू तक आपका मीडियम, सराउंडिंग मीडियम का ब्रेकडाउन नहीं होगा। एक बार सराउंडिंग मीडियम का ब्रेकडाउन शुरू हो गया तो आपका चार्ज लीक करना शुरू हो जाएगा। सो अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूं, देखो स्टेटमेंट इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि आप तब तक बॉडी को चार्ज कर सकते हो और तब तक उसकी कैपेसिटी फुल नहीं होगी जब तक सराउंडिंग मीडियम का ब्रेकडाउन ना हो। बॉडी कैन बी चार्ज्ड until breakdown of surrounding medium, until breakdown of surrounding medium। और अगर आप थोड़ी सी अकल लगाए ना तो यहां से आपको बहुत सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी कि भाई सराउंडिंग मीडियम का ब्रेकडाउन किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। कंडक्टर कितनी हैवी फील्ड लगा रहा है, कंडक्टर की फील्ड किस पर डिपेंड करेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर। सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी, कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज कितना दिया है। तो सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कुल मिलाकर आपको बताएंगे कि चार्ज लीक होगा या नहीं। अभी बताइए, क्लियर है? तो यहां से लीकेज स्टार्ट होता है, इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, लीकेज ऑफ चार्ज। तो ये रीजन है लीकेज का, और यहीं से कैपेसिटी फाइनाइट होती है। जिस कंडक्टर में जितनी देर से चार्ज का लीकेज शुरू होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा है, जिस कंडक्टर से जितने जल्दी लीकेज शुरू हो जाएगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। ये लिख लिया आप लोगों ने, चलिए गुड। अच्छा, अब अगर आपको ये सब समझ में आया तो आप मुझे बताइए, मेरे पास दो मटेरियल्स हैं, सेम मटेरियल ए, दिस इज इट, सेम साइज सेम शेप सब कुछ। अब यार मुझसे ना एक जैसे बनेंगे नहीं, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल मान। अब मुझे ये बताओ कि ए के अराउंड जो सराउंडिंग मीडियम है उसका नाम एक्स है, इस वाले के अराउंड सराउंडिंग मीडियम इज वाई। इस सराउंडिंग मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम लिखो या वोल्ट पर मीटर लिखो। और यहां पर है 4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। दोनों आइडेंटिकल है ना? ये कंडक्टर, इसको मैं नाम ही अलग कर दूंगा, ए बी लिख देता हूं, बट बोथ आर आइडेंटिकल, ए एंड बी आर आइडेंटिकल।
A and B are identical conductors. आइडेंटिकल कंडक्टर्स. अब देखिए आपने पिछले 15 मिनट के डिस्कशन में कुछ सीखा है क्या? आपको क्या लगता है किसकी कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए? दोनों आइडेंटिकल है, बट एक के सराउंडिंग जो मीडियम है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी है, दूसरे के अराउंड इतनी है. क्या लगता है आपको किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी या दोनों की सेम होगी? अलमास का आंसर सही है, आजम का आंसर सही है. और आपको क्या लगता है किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी या आपको लगता है कि दोनों की सेम होगी? मेघना आप गलत सोच रहे हैं. बस यही तो सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको. आपको अभी भी ना जो याद है कैपेसिटी की डेफिनेशन आप उससे करने की कोशिश कर रहे हैं. मदीहा का सही है. फौजिया, नबीला, समीरा, कावल, समीरा का भी गलत है, योगेश, उस्मा. अमन, अनीस, कुछ तो बताओ. भाई सुनिए, दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं, बट यहां देख रहे हो सराउंडिंग मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 × 10⁻⁶. मींस जब इसके ऊपर आप इतना चार्ज दे दोगे कि फील्ड इसके इक्वल आ जाएगी तो चार्ज का लीकेज शुरू हो जाएगा. लेकिन इसे आप ज्यादा चार्ज दे सकते हैं ना, क्योंकि यहां पर फील्ड 4 × 10⁻⁶ जब हो जाएगी तब लीकेज शुरू होगा. इसे ज्यादा दे सकते हो ना, क्योंकि इसका सराउंडिंग मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा है. इसकी जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻⁶ हुई लीकेज शुरू. लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जा सकती है? 4 × 10⁻⁶. ज्यादा चार्ज दे पाओगे इसके कंपेरेटिव. तो आप कह सकते हो कैपेसिटी ऑफ बी इज मोर देन ए. अगर आप इसी चीज को कैपेसिटी की डेफिनेशन से करें, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से करें, कैपेसिटेंस ये कहता है कि कैपेसिटेंस मीडियम किसी भी कंडक्टर का उसके सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता है. इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, इसीलिए यहां पर कैपेसिटी ज्यादा है. अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन भी याद है तो आप ऐसे लिखोगे कि कैपेसिटेंस ऑफ बी इज मोर देन. भाई इन चीजों को मैं डेफिनेशन से फॉर्मूले से तो करा दूंगा, बस पिछले 15 मिनट के डिस्कशन का मोटिव यही था कि आपको दिखे कि चार्ज के लीकेज का मतलब क्या है. वरना हम पूरा पढ़ा देंगे चार्ज लीक कर गया, कैपेसिटी हो गई, सब हो गया, यही नहीं पता होगा कि लीक हो कैसे रहा था. भैया आया सबके समझ में कि बी की कैपेसिटी ज्यादा क्यों है? चलिए भाई, एंट्रेंसेस का ना पैटर्न बहुत बदल रहा है. मदिहा, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत कम होती है एयर के कंपेरेबल. पानी की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत कम होती है एयर के कंपेरेबल, तो जल्दी आयनाइज हो जाता है. और एक चीज और है मदिया, अक्सर आप जो वाटर देखते हो ना, वो वाटर प्योर वाटर नहीं होता, उसमें सॉल्ट्स मिक्स्ड होते हैं. एंड सॉल्ट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लाइक सॉल्ट्स में तो होता ही यही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जैसे ही पानी में जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप अलग हो जाएगा. तो मदिया आप जो वजह सोच रही है ना, अगर आप प्योर वाटर ले लें तो प्योर वाटर में इतनी आसानी से करंट नहीं जाता, करंट पास नहीं होता. करंट पास कराने के लिए उसमें सॉल्ट होना जरूरी है, जो यूजुअली वाटर्स में होता है. तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर फाइनल ये है कि प्योर वाटर में करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर सॉल्ट है तो लगेगा, जो यूजुअली वाटर में होता है. एक बार बताओ. हाँ नबीला देखिए, फर्स्ट कंडक्टर के अराउंड जो मीडियम है उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 × 10⁻⁶. दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. और यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 4 × 10⁻⁶. ये इसके लिए और ये इसके लिए डाइलेक्ट्रिक 3 × 10⁻⁶ एंड 4 × 10⁻⁶. मीन्स इस कंडक्टर की फील्ड जैसे ही 3 × 10⁻⁶ होगी लीकेज शुरू हो जाएगा.
लेकिन इसकी फील्ड जब 4 × 10⁻⁶ होगी तब लीकेज शुरू होगा, मतलब ज्यादा देर में लीकेज शुरू हो रहा है तो ज्यादा चार्ज दे सकते हो, इसके कंपेरेबली ज्यादा चार्ज एब्जॉर्ब कर जाएगा, ये कम चार्ज एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा करेगा। तो बताइए नबीला, आया? क्योंकि इसके अराउंड इसको ज्यादा मौका मिलेगा ना, फील्ड को 4 × 10⁻⁶ तक जा सकती है ना, ज्यादा चार्ज देंगे आप इसको, क्योंकि फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितनी फील्ड उतना चार्ज। अच्छा चलिए, अब ये आ गया कैपेसिटेंस, आपको समझ में आ गया, हाँ? अब कैपेसिटेंस स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटी क्यों फाइनाइट होती है वो समझ गए आप। अब आप समझिए कैपेसिटेंस है क्या चीज। याद रखिएगा, कैपेसिटेंस चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, प्रॉपर्टी है। कैलकुलेट करना बड़ा आसान काम है। अगर आपने एक कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर की जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होगी, उस चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को आप कैपेसिटेंस कहते हैं। Q जो होगा दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आप C लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू C कैपेसिटेंस हो जाएगा। C को आप लिख सकते हैं Q/V। SI यूनिट फैरेड होती है, बट फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, मतलब अर्थ के साइज का भी कंडक्टर ले आओगे तो कैपेसिटी 1 फैरेड नहीं होगी, तो आप कंपेरेटिव छोटे यूनिट्स यूज करते हैं। 1 माइक्रोफेरेड यूज करते हैं, माइक्रो मीन्स -6, तो -6 फैरेड हो जाएगा एसआई में जब कन्वर्ट करोगे। पिको आप यूज करते हैं, पिको मीन्स 10⁻²। तो ये आपका कैपेसिटेंस है, 10⁻⁻6 फैरेड और 10⁻⁻12 फैरेड। चीज और याद रखिएगा, कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। किसी भी मटेरियल का जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा ऑन ज्योमेट्री, कंडक्टर की ज्योमेट्री के ऊपर, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर एंड सराउंडिंग मीडिया। तो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि सराउंडिंग मीडियम क्या होगा। तो दो यूनिट्स है इसकी। अब फैरेड एसआई यूनिट है, माइक्रो और पिको दोनों में से आप अक्सर पिको फेरेड दिख जाता है क्वेश्चंस में, 10⁻⁻12 फेरेड। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर कुछ सिस्टम्स का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अगर ये चार्ज ले लूं और ये कैपेसिटेंस ले लूं तो ग्राफ कैसा जाएगा? कैपेसिटेंस इज इनवर्सली इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। चलिए लिखिए।
ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए। सो कैपेसिटेंस आपको समझ में आ गया, कैपेसिटेंस का मतलब क्या है और किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइनाइट क्यों होगा। कैपेसिटेंस के बाद नेक्स्ट है आपका आप कुछ सिस्टम्स की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, जैसे कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। कि अगर एक आइसोलेटेड स्फीयर है, सिर्फ एक आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब एक स्फीयर रखा हुआ है, इसके आसपास कुछ नहीं। जैसे ये मैंने आपको कंडक्टिंग स्फीयर दे दिया, जो भी चार्ज होगा वो इस कंडक्टिंग स्फीयर की आउटर सरफेस पर होगा। मैं आपसे कहता हूं इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट कीजिए सिस्टम का। तो देखिए ऐसे सिस्टम्स का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना आसान काम है। रेडियस आर है, इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए। पोटेंशियल क्या होता है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया तो कैपेसिटी आ गई। कैपेसिटी इज जस्ट चार्ज बाय पोटेंशियल। किसी भी सिस्टम का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए पहला स्टेप यही होता है कि आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो। पोटेंशियल आ गया तो कैपेसिटेंस आ जाएगा। हर सिस्टम में आप यही देखोगे कि पहले आप किसी तरह से पोटेंशियल निकालोगे, फिर चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो लोगे, वो रेशियो आपको कैपेसिटेंस दे देगा। अब ये पोटेंशियल निकालना कुछ जगह बहुत आसान काम होगा, जैसे यहाँ स्फीयर के लिए तो याद होता है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कुछ सिस्टम्स के लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट प्रोसेस यही है। पोटेंशियल लो, चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो ले लो, कैपेसिटी आ जाएगी। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई लिखा है इतना? देखिए आइसोलेटेड स्फीयर के बाद नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट के पास। अच्छा, इसी आइसोलेटेड स्फीयर में ना आप चाहो तो अर्थ की कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप चाहें तो अर्थ का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई अर्थ को भी एक स्फीयर मान लो, कंडक्टिंग स्फीयर है अर्थ भी। तो अर्थ की कैपेसिटी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अर्थ के रेडियस की वैल्यू रख दीजिए। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻⁶ वैल्यू रख दीजिए। तो अर्थ का जो कैपेसिटेंस आएगा दैट्स 4 इंटू 3.14 एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू रेडियस विच इज 6.4 इंटू 10⁻⁶। जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो अर्थ का कैपेसिटेंस आता है 711 माइक्रोफेरेड। कि अगर आपने एक आइसोलेटेड स्फीयर ले लिया, अब चाहे वो अर्थ के साइज का भी हो, उसकी कैपेसिटी 1 फैरेड भी नहीं होती, 711 माइक्रोफेरेड होती। इसीलिए कहते हैं कि 1 फेरेड बहुत बहुत बड़ी यूनिट। इतना लिखिए, फिर पढ़ते हैं कैपेसिटर्स क्या होगा। इतना लिख लीजिए। भाई लास्ट सेक्शन लिख लिया था सबने? ओके, लिख लिया था। चलिए इसको लिखिए इतना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज कैपेसिटी। तो देखिए कैपेसिटर क्या चीज है। कैपेसिटर वो सिस्टम है, अब देखो आपने जो कंडक्टर अभी पढ़ा, किसी भी तरह का आप कंडक्टर ले लीजिए, कंडक्टर की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है। इसका बहुत बड़ा प्रूफ था अर्थ, कि पूरे अर्थ की भी कैपेसिटी ले रहे हो तो वन कुछ माइक्रोफेरेड। मींस अगर आपको 1 फेरेड चाहिए तो अर्थ से 10⁻⁶ टाइम्स बड़ा कंडक्टर लेकर आना पड़ेगा, जो बड़ा मुश्किल काम। तो आप कंडक्टर्स को चूज नहीं कर सकते बहुत हाई कैपेसिटी के लिए, लेकिन आपको हाई कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है। इवन आपके मोबाइल फोन की जो फ्लैश लाइट होती है पीछे, वो बेसिकली कैपेसिटर लगा हुआ है।
उसकी कैपेसिटी अर्थ की कैपेसिटी के आसपास होगी। तो आपको सिस्टम्स चाहिए जिन सिस्टम में आप बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए, जिनका कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा हो। ऐसे सिस्टम को आप कैपेसिटर कहते हैं। तो कैपेसिटर्स का क्या मतलब है? सिस्टम यूज्ड टू स्टोर चार्ज। चार्ज स्टोर करने के लिए जिस सिस्टम को यूज करते हैं उसे कैपेसिटर कहते हैं। अच्छा, कैपेसिटर के अलावा कोई सिस्टम सुना है आपने जिसमें चार्ज स्टोर किया जा सकता है? कोई आंसर नहीं किसी का। कैपेसिटर के अलावा कभी कोई सिस्टम सुना है आपने जिसके अंदर कुछ चार्ज स्टोर किया जा सके? अभी अमन, बढ़िया। कोई सिस्टम सुना है ऐसा जिसमें आप चार्ज स्टोर कर पाए? हाँ, अलमास का आंसर आया जो सही है। और भाई बैटरी। बैटरी में क्या होता है? आप चार्ज ही तो स्टोर करते हैं। जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं, आप चार्ज डाल रहे हो ना। बैटरी में भी चार्ज स्टोर होता है, कैपेसिटर में भी चार्ज स्टोर होता है। तो फर्क क्या है बैटरी और कैपेसिटर में? एक सेल में, एक बैटरी में और एक कैपेसिटर में डिफरेंस क्या है? बैटरी और कैपेसिटर में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है चार्ज का रिलीज होने का। बैटरी जब चार्ज डिस्चार्ज होती है, जो बैटरी है ये डिस्चार्ज होती है ग्रेजुअली, धीरे धीरे कर कर बैटरी डिस्चार्ज होती है। बट कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है ना, इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियसली। ऐसा समझ लो कि अरे मोबाइल फोन की आपने फ्लैश लाइट तो देखी होगी ना, फ्लैश लाइट एकदम से करती हो बंद हो जाती है। कमरे के बल्ब की तरह नहीं कि हमेशा जलती रहेगी, एकदम स्पार्क आता है, फ्लैश आता है लाइट का और फिर बंद हो जाती है। वो जो फ्लैश है, दैट फ्लैश इज ड्यू टू कैपेसिटर। तो एकदम से पूरा डिस्चार्ज हो गया और खत्म हो गया। बैटरी होती है तो एक परमानेंट लाइट जल रही होती है, जैसे बल्ब जल रहा होता है ऐसी लाइट जल रही होती है। तो जो डिफरेंस है वो डिस्चार्ज होने में डिफरेंस है, चार्जिंग में नहीं अलबास। तो इस सिस्टम में जिसे यूज करते हैं चार्ज स्टोर करने का। सिस्टम को बनाते हैं कैसे? सो इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें दो ऑपोजिटिवली चार्ज कंडक्टर्स होते हैं। इसे आप चार्ज करने के लिए यूज करते हैं और इसमें दो ऑपोजिटिवली चार्ज कंडक्टर्स होंगे। इसमें दो कंडक्टर्स होंगे जिन पे चार्ज ऑपोजिट है। एक आपने ये कंडक्टर लिया और आपने एक ये कंडक्टर लिया, दो कंडक्टर्स हैं जिन पर चार्ज ऑपोजिट है। सो दिस हैव टू ऑपोजिटिवली चार्ज कंडक्टर। इसे आप कैपेसिटर कहें। ये कंडक्टर किसी भी शेप, किसी भी साइज के हो सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि दोनों पे चार्ज ऑपोजिट हो, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। ये भी जरूरी नहीं कि कंडक्टर्स का शेप और साइज सेम हो। ऐसा हो सकता है कि एक स्फीयर हो और एक सिलेंडर हो, ये भी कैपेसिटर बन जाएगा। बट यूजुअली आप जो एनसीईआरटी में पढ़ेंगे उसमें एक स्फीयर है तो दूसरा भी स्फीयर होगा, दोनों कंडक्टर्स आइडेंटिकल दिए हुए एनसीईआरटी ने। बट ये जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास दो कंडक्टर्स हो और वो आइडेंटिकल ना हो, तब भी कैपेसिटर बन जाए। कुछ एग्जांपल्स देखिए, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर देखिए। दो तीन टाइप के कैपेसिटर्स आपको आने चाहिए, जिसमें से एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। तीसरा है आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये तीन तरह के कैपेसिटर्स हैं आपके पास। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी है और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये तीन तरह के कैपेसिटर्स आप यूज करें। ये टाइप्स ऑफ कैपेसिटर: पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जो आपको स्टडी करना। इतना लिखिए। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये जो दो कंडक्टर्स है ना, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए। अगर आप दोनों कंडक्टर्स के बीच के पूरी स्पेस को कंडक्टर से फिल कर देंगे तो कैपेसिटर नहीं बनेगा।
ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा कंडक्टर हो थोड़ा डाइलेक्ट्रिक हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा कंडक्टर भर दो। इसमें ये भी लिख लेना, कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। चलिए इतना लिख लीजिए। चलिए टाइप ऑफ कैपेसिटर्स हो गए। अब देखिए जरा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटी आप कैसे कैलकुलेट करें। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपके पास दो प्लेट्स होंगी। ऐसे एक प्लेट ये रखी हुई है, इसके नीचे अभी ये 3D बनाना पड़ेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं। अब ये दो प्लेट्स किसी भी शेप की हो सकती हैं। यहाँ तो मैं कुछ ऐसा बना के दे रहा हूँ आपको जो रेक्टेंगुलर सा लग रहा है, बट ये प्लेट्स कुछ भी हो सकती हैं, ये सर्कुलर डिस्क भी हो सकती हैं। बस कंडीशन ये है कि दो प्लेट्स हो। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हर प्लेट का जो एरिया है दैट एरिया इज ए, दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक प्लेट ए है, दूसरा प्लेट ए, ये एरिया है दोनों प्लेट्स का ए और इनके बीच में जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज, इसे आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। एक प्लेट को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, इस प्लेट की पॉजिटिव चार्ज दिया तो चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, दूसरे को नेगेटिव चार्ज दिया, चार्ज डेंसिटी इज माइनस। इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे बिटवीन द प्लेट्स, तो एक की पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज है फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज होगा। आपको ये याद होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो फील्ड होगी दैट इज सम ऑफ ई प्लस प्लस ई माइनस। दोनों को ऐड कर दीजिए, ई प्लस और ई माइनस को आप ऐड कर दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अरे याद है किसी को ई प्लस की वैल्यू क्या होगी? ये इनफाइनाइट शीट्स है, तो बताएगा फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ई प्लस और ई माइनस की क्या वैल्यूज होती हैं। हाँ, राशिद को याद है, अलमास को भी याद है, मदिहा को भी याद है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई तो आपको तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना। मान लो इस प्लेट पर पोटेंशियल है वी प्लस, यहाँ पोटेंशियल है वी माइनस, आपको दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। आपको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, एक ई होता है v डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो v को आप लिख सकते हैं e इंटू डी। तो v हो जाएगा e कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच। सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। भाई ये डेरिवेशन कराने के रीजन हैं, आप न्यूमेरिकल्स में स्टेप्स यूज करेंगे, स्टेप्स आने चाहिए। सिग्मा इज क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये पोटेंशियल आ गया। अब अगर पोटेंशियल आ गया तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लो। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, क्यू बाय वी हो जाएगा। ये आ जाएगा क्यू बाय वी कितना है, क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, सी आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटी होगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लिख लीजिए।
भाई लिखा आप लोगों ने इतना, इसको लिख लीजिए। चलिए आज इसे यहीं छोड़ते हैं, कल फिर ग्रेविटेशन की क्लास है, वेडनेसडे इसको कंटिन्यू करेंगे। कल फिर ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, इसे वेडनेसडे कंप्लीट करेंगे। चलो भाई आज यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। बस क्लास लिख लिया ना आप सब लोगों ने?